तो इस व्याख्यान में मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य वंदना मैडम जी का स्वागत करता हूं और उसके साथ साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के भी उनका मैं स्वागत करता हूं और हमारे मित्र जो हम दोनों मिलकर के इस प्रयास में लगे हुए हैं कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला आगे बढ़े। तो इस प्रयास में आप सभी हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, तो हमारे मित्र जयशंकर तिवारी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ इस पठन जितने भी जो हिंदी प्रेमी प्राध्यापक बंधु शोधार्थी मित्र जुड़े हुए हैं, इन सभी का फिर से सादर नमन करते हुए स्वागत करता हूं। और समय विलंब किए बिना आगे बढ़ते हुए मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता श्री भगवान दास मोरवाल जी का परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करें। तिवारी जी, ओवर टू यू। माइक ऑन कीजिए। तिवारी जी, लगता है संपर्क जुड़े हुए हैं। ये लगता तो ऐसा ही है। परिचय हाँ। तो परिचय देने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी का मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और परिचय देने के लिए भी आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के मंच पर मैं बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही लोकप्रिय साहित्यकार भगवान दास मोरवाल जी का स्वागत करता हूँ। तीन प्रदेशों की संस्कृतियों और उनके जनपदीय गंध को लेकर के आपने अपनी लेखन यात्रा शुरू की थी और इतने कम समय में आपकी जो पहली कृति है 1999 में आई थी, यानी लगभग 21 साल आपको इस लेखन के क्षेत्र में हुआ है। लेकिन इतने कम समय में आपने इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त की, उसके पीछे एक महान और बड़ा कारण था कि आपने अपनी किसी कृति में परिस्थितियों का, पृष्ठभूमि का जो कथानक है उसका कभी पृष्ठपेषण नहीं किया। आपने नई चीजों को पकड़ा और एक नई दुनिया, एक नया संसार आपने अपने हर उपन्यास में दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका काला पहाड़ जो है 1999 में आया, उससे आपकी यात्रा शुरू होती है। काला पहाड़ उपन्यास देखिए सामने आप प्रदर्शित कर रहे हैं और इस काला पहाड़ का जो प्रकाशन 1999 में हुआ था, इसको रचने वाले जो आपके सामने आज मंच पर अपने इस कृति का प्रकाशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जन्म 23 जनवरी 1960 को हरियाणा के मेवात कस्बे में, मेवात के एक छोटे कस्बे नगीना में हुआ था। आपने एमए हिंदी से किया और पत्रकारिता में डिप्लोमा का कार्य भी किया। लगभग 7 वर्षों तक 81 से 87 तक आपने पत्रकारिता भी की, लेकिन फ्रीलांसिंग, स्वतंत्र पत्रकारिता में आपने काम किया। एक साहित्यकार और एक पत्रकार समसामयिकता को पकड़ता है, साहित्यकार समकालीनता से शाश्वतता की ओर जाता है। वो ऐसी चीजों को लाने का उपक्रम करता है जो अस्थायी तौर पर लोगों को मनुष्यता की ओर अग्रसर कर सकें, नागरिकता की ओर अग्रसर कर सकें, वो बेहतर समाज की संरचना में आ जाएं। तात्कालिक साहित्य नहीं लिखता है साहित्यकार, वो पत्रकारिता का वर्क है। लेकिन पत्रकारिता की समसामयिकता की दुनिया को निकाल करके साहित्य के संदर्भों में उसको उतारना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पत्रकारिता जिस दिन ब दिन की घटनाओं को तत्काल ग्रहण करती है, उसको साहित्य बहुत बाद में लेता है। तो इस क्रम में आपने जो कृतियां लिखी हैं, आज आपका वक्तव्य उसी पर है कि आपकी लेखन यात्रा कैसे विकसित हुई है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, जो इस मंच पर विद्वान और शोधार्थी जुटे हुए हैं, उनके लिए कि आपने कथा के क्षेत्र में उपन्यास और कहानी दोनों
जो है क्षेत्रों में कार्य किया है। आपने कविता संग्रह भी प्रकाशित किया है, यानी कवि की संवेदनशीलता भी आप में है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात है कि आपने संस्मरण स्मृति के रूप में भी कुछ कार्य किया है। और उससे भी बड़ी बात जो आपको बड़े रचनाकारों के यहाँ दिखाई पड़ती है कि बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन बच्चों की दुनिया में उतर पाने की जो क्षमता है वो बहुत बड़े रचनाकारों में ही होती है। तो ऐसे में चाहे वो निराला जी रहे हों, चाहे प्रसाद जी रहे हों, चाहे गे रहे हों, इन सब लोगों ने अपने आप को, नागार्जुन, इन सब लोगों ने बच्चों के लिए जरूर कोई काम किया है। तो मोरवाल जी ने बच्चों के लिए भी कुछ काम किया है। सम्मान और पुरस्कार और पदक, ये सारी चीजें तो उनके आगे पीछे रही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब हमारी एक छात्रा ने तमाम सारे विकल्पों को त्याग कर बार बार ये कहने पर कि नहीं, आप पर लगभग 20 शोध कार्य हो चुके हैं, और उसने माना नहीं। उन्होंने कहा नहीं सर, हम करेंगे तो मोरवाल जी पर करेंगे। तो मोरवाल जी के जो पाठक हैं वो इतने प्रतिबद्ध हैं कि इनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं केवल एक सूची प्रस्तुत करूंगा। बाकी अपने लेखन और रचना प्रक्रिया की जो अंतरात्मा है, उस अंतर्मन की ध्वनि आज आप सुनेंगे, जो विभिन्न पात्रों के माध्यम से हमने विभिन्न रचनाओं में देखा है। आज साक्षात स्वयं उसके रचयिता हमारे सामने हैं। तो सृजता को प्रणाम करते हुए मैं केवल एक सूची का प्रकाशन कर रहा हूं आपके सामने। 1999 में राधा कृष्ण प्रकाशन से आपका काला पहाड़ उपन्यास आया, जो मेवात के पृष्ठभूमि पर आधारित है। मेवात की पृष्ठभूमि पर आधारित आपका दूसरा उपन्यास बाबल तेरा देश में, जो 2004 में आया है। इसका भी देखिए प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है, और इसको राजकमल प्रकाशन ने छापा था। काला पहाड़ राधा कृष्ण प्रकाशन और बाबल तेरा देश में राजकमल प्रकाशन। इसी क्रम में आपने एक जो जरायम पेशा करने वाली जाति है, उस पर उन्होंने रेत उपन्यास 2008 में लिखा, उसका भी प्रदर्शन कर दें। ये रेत उपन्यास जो है, ये ऐसी जनजाति की नायिका पर है जो जरायम पेशा से जुड़े हुए लोग हैं। नरक मसीहा आपका 2014 में आया, इसको भी राजकमल प्रकाशन ने ही प्रकाशित किया। और ये जो एक नई संस्कृति एनजीओ की आई है, जो एनजीओ संस्कृति आई है, जिसने विदेशों से तमाम सारे फंड ला करके और तमाम सारे जो है समाज के विकास का काम के नाम पर इन लोगों ने बड़ा अत्याचार और कदाचार फैलाया है, बड़ा भ्रष्टाचार फैलाया है। इस पर आपका जो उपन्यास है वो नरक मसीहा के नाम से आया है 2014 में। इसी क्रम में एक शब्द जो है बड़ा प्रचलित हुआ है इस बीच में 2-3 सालों में, वो शब्द है हलाला। हलाला पे धर्म की आड़ में स्त्रियों के शोषण का जो संदर्भ है, उसको आप देखें। ये हलाला उपन्यास है आपका। ये उपन्यास उर्दू अंग्रेजी में भी छपा हुआ है। बाणी प्रकाशन दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ है, और ये जो है 2015 में प्रकाशित होकर के हम लोगों के सम्मुख आया है। इसके साथ आपने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, और वो कार्य किया है आपने हाथरस शैली की नौटंकी जो होती रही है, उसमें जो नायिकाएं और जो है इसमें जो पात्र रहते रहे हैं, उसमें से सुर बंजारन के नाम से आपने बड़ा काम किया है एक अदाकारा के ऊपर। ये 2017 में इनका उपन्यास आया, लेकिन इस क्रम में इन्होंने वंचना 2019, शकुंतला 2020 और खान ज्यादा उपन्यास जो भी राजकमल से ही आया है, ये आपका 2021 में इसी समय जो है छपा हुआ है, और ये आप प्रदर्शित भी कर रहे हैं। इन 9 उपन्यासों के साथ में आपका जो कहानी संग्रह है, 1986 में सिला हुआ आदमी, 1990 में सूर्यास्त से पहले। मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि मोरवाल जी अपनी पुस्तकों का जो मुख पृष्ठ है वो प्रदर्शित करते रहें। जैसे सिला हुआ आदमी 1986, सूर्यास्त से पहले 1990, 80 मॉडल उर्फ सूबेदार 1994, सीढ़ियां मां और उसका देवता 2008, लक्ष्मण रेखा 2010, 10 प्रतिनिधि कहानियां भी एक अलग संकलन में छप गई हैं 2014 में। स्मृति कथा के रूप में आपने देखा होगा कि काशीनाथ सिंह के संस्मरणों के द्वारा एक नई चेतना संस्मरण के क्षेत्र में आई, और बहुत सारे विश्वनाथ त्रिपाठी जी वगैरह को ले लीजिए, एक बड़ा मंडल है। लेकिन आपने पकी जेठ का गुलमोहर, ये बेनाम और गुमनाम पात्रों की अनकही कथा पर आधारित है। ये कुछ उसी तरह का काम है कि जैसे पहली बार रामनरेश त्रिपाठी ने कल्पना पर आधारित खंड काव्यों की रचना शुरू की थी, कुछ उस तरीके से कि संस्मरण भी है लेकिन बेनाम और गुमनाम पात्रों की कहानियां हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपना रचना प्रक्रिया जो है जारी रखा है।
इस क्रम में कविता संग्रह की भूमिका भी आती है, जिसमें दोपहरी चुप है 1990 में और बच्चों के लिए कलयुगी पंचायत 1997 में, इन 2 पुस्तकों का संपादन भी आपने किया है। पुरस्कारों का और सम्मानों का एक बहुत बड़ा क्रम है। 2019 में बनमाली कथा सम्मान, 2017 में के लिए स्पंदन कृत सम्मान, 2012 में श्रवण सहाय अवार्ड, 2010 में जनकब मेहर सिंह सम्मान, 2009 में अंतरराष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान लंदन से, शब्द साधक जूरी सम्मान रेत उपन्यास के लिए 2009 में, कथाक्रम सम्मान लखनऊ में 2006 में, साहित्यकार सम्मान 2004 में हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा, साहित्यिक कृत सम्मान 1994 में हिंदी अकादमी, साहित्यिक कृत सम्मान 1999 में हिंदी अकादमी द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकट रमन द्वारा मद्रास का राजाजी सम्मान 1995 में, भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान, 1985 में पत्रकारिता के लिए प्रभादत्त मेमोरियल अवार्ड तथा शोभना अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। इन सम्मानों के क्रम में आपने अपने लेखन यात्रा को स्थगित नहीं किया। बहुत सारे लोग पुरस्कार और पदक पा करके अपने को मानते हैं कि कृतकार्य हो चुके, सेवानिवृत्त हो चुके, अब जो होना था हो चुका। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके जो पाठक हैं और जो शोध कार्य करने वाले लोग हैं, वो लगातार शोध कार्य कर रहे हैं और लगभग 40 पीएचडियां आपके जो है साहित्य के ऊपर, आपके व्यक्तित्व कृतित्व चिंतन मनन के ऊपर चल रही हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में पूरे देश में लगभग 20 पीएचडियां अवार्ड हो चुकी हैं। तो इन सब की सूची जो है पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताना मैं भूल रहा हूं, उसको मैं जोड़ रहा हूं। 2008 में ट्यूरिन इटली में आयोजित भारतीय लेखक सम्मेलन में आपने शिरकत की थी, भारत का प्रतिनिधित्व किया था और आप दिल्ली सरकार और हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मित्रों, आज जिस महान व्यक्तित्व का हम लोग यहाँ पर उनकी लेखन यात्रा का जो है श्रवण करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम रचनाकार से सीधे रूबरू हों और बिना किसी अवरोध के उनकी लेखन यात्रा, क्योंकि लेखन यात्रा जिस संघर्ष से निकलती है और जिस संघर्ष की क्षमता के कारण रचनाकार लगातार आगे बढ़ता जाता है और अलग अलग ढंग की अलग अलग रचनाएं देता रहता है, उस प्रक्रिया को हमें रचनाकार के ही द्वारा सुनना ज्यादा उचित है। मैं मंच पर उपस्थित और इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजक मंडल, पोम्पई कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्रमुख संस्थानों प्राचार्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और दोनों संयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे एक सशक्त हस्ताक्षर, समकालीन साहित्य की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर भगवान दास मोरवाल जी का परिचय देने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। कि स्वागत पहले करना मैं भूल गया था। कोई बात नहीं। परिचय देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और फिर से उनका मैं स्वागत करता हूं। तो मित्रों, यह हमारे जो समय के जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार भगवान दास मोरवाल जी हैं, उनकी लेखन यात्रा 1999 से लेकर अब तक लगभग 12 साल में लगभग 20 कृतियों का सृजन इन्होंने किया है। तो हिंदी के प्रसिद्ध और हमारे समय के जो प्रसिद्ध साहित्यकार भगवान दास मोरवाल जी हमारे व्याख्यान में जुड़े हुए हैं और आज इनका विषय होगा मेरी लेखन यात्रा। और इस व्याख्यान देने के लिए अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इनका फिर से मैं स्वागत करते हुए समय विलंब किए बिना उनको मैं सीधा सा अपनी लेखन यात्रा में हमें भी ले जाने की जो प्रार्थना करता हूं। सर, आपका स्वागत है। मंजुनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कहिए, आभार कहिए, शुक्रिया कहिए, ये सब अगर देखा जाए तो महज एक औपचारिकता है।
क्योंकि जो हमारी बौद्धिक बिरादरी है, जो लेखक समुदाय है, उसमें इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान के तहत एक लेखक के रूप में मुझे आमंत्रित किया है। मैं आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आभार इस रूप में भी मैं व्यक्त करता हूं कि देखिए, इस तरह के मंच, मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी लेखक किसी भी भाषा का हो, उसके लिए ये एक तरह से खाद पानी का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, कहाँ गोंडा उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सुदूर उत्तर प्रदेश में का राज्य, वहां का एक महाविद्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में, कहाँ पेम्पई कॉलेज एकला में, मंगलुरु में, बिल्कुल एकदम आप कहना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम आप मान के चल सकते हैं उसको। और कहा मैं देश की राजधानी दिल्ली, यानी जो त्रिकोण जो बना है, ये इस त्रिकोण को बनाने में जो गंगा कावेरी व्याख्यान से जुड़े हुए जो मनीषी और विद्वांजन है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज का विषय जो मुझे अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किया गया है, वह है मेरी लेखन यात्रा। जब मेरा परिचय दिया जा रहा था, तो उसमें एक चीज बताई गई जो कि मुझे शायद याद भी नहीं रहती, लेकिन उस परिचय में ही मुझे आप लोगों को बताया गया कि मैंने पत्रकारिता में भी कुछ पढ़ाई लिखाई किया, यानी कहना चाहिए कि मैंने डिप्लोमा प्राप्त किया है पत्रकारिता में। अब इसकी कहानी कुछ और है। किसी भी लेखक की जो लेखन यात्रा है, मैं कई दिनों से यह सोच रहा था जब मुझे विषय दिया गया था कि एक लेखक अपनी लेखन यात्रा की शुरुआत कब से माने, यानी तब से जब से उसकी रचनाएं लब्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी और उसको एक लेखकीय स्वीकार्यता मिलने लगी, या उसको माना जाए जब एक उस उम्र के उस पड़ाव पर, जिसके के बारे में व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता कि आगे जाकर मुझे ये कार्य भी करना पड़ेगा, लेखन भी करना पड़ेगा। और उस दौर में बहुत सारी चीजें कच्ची पक्की, टेढ़ी मेढ़ी, वो लिखने की शुरुआत भी करता है, या उसको भी वो लेखन यात्रा मानना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मैं जब अपने लेख के विकास पर पीछे मुड़कर बार बार नजर दौड़ाता हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा जो लेखक बनाने में भूमिका रही है, उसी समय की ज्यादा रही है जब मैंने कायदे से कलम पकड़ना भी नहीं सीखी थी। और जो मेरे मन में जो कुछ एक युवा मन में जो विचार आते थे, उनको मैं अभिव्यक्त करने की कोशिश करता था। तो मैं, भले ही आज मेरे 9 उपन्यास आ चुके हैं, और आपको सुनकर शायद आश्चर्य भी हो कि पिछले लगभग एक वर्ष में मेरे 3 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, एक वर्ष में। तो मैं समझता हूं कि ये गति, लेखन की गति कोई कम गति नहीं है। तो मैं जब इस मुकाम पर ठहर कर, मैं जब पीछे अपने अतीत में मुड़कर देखता हूं, तो मैं सबसे पहले, जो मेरी सबसे पहली जो ध्यान जाता, नजर पड़ती है, मेरे उस अतीत पर पड़ती है जब मैंने कुछ धीरे धीरे शब्दों को अभिव्यक्ति देनी शुरू की।
अगर मैं अपनी शुरुआत कहूं, जैसे कि कहा जाता है कि भाई लेखक, अक्सर ये पूछा जाता है कि उसने कब से लिखना शुरू किया होगा, और ये शोध का विषय, मजेदार शोध का विषय होता है ये, कि आप जब किसी लेखक पर शोध करते हैं, उसकी वर्तमान कृतियों पर, तो सबसे ज्यादा जो रोमांचित करने वाली बात होती है वह वो होती है कि जो लेखक का अतीत है, जब उसने, कहना चाहिए कि जिसको कहते हैं, हमारे ब्रज में कहते हैं, पाइया पाइया चलना शुरू किया है, फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर वो धीरे से खड़ा होता है, डगमगाता है, डगमगाने के बाद धीरे धीरे वो गति पकड़ता है, अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करता है, फिर वो दौड़ लगाता है, आगे जाकर वह एक अपनी, कहना चाहिए कि एक मुकम्मल लेख के व्यक्तित्व अपनी बना पाता है। तो मैं सबसे पहले उससे बात करूं, मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले अपने जो वर्क, अभी हाल ही में मेरा जो एक उपन्यास आया है उस पर, उससे चर्चा शुरू करूं, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ लौटना शुरू करूं। मित्रों, अभी मेरा हाल ही में, जैसे अभी मेरे परिचय में भी बता, मैंने बार बार आपको दिखाया, मेरा हाल में अभी पिछले महीने, जनवरी के महीने में, इसी वर्ष, ये 9वां उपन्यास प्रकाशित होकर आया है, और इस उपन्यास का शीर्षक है खानजादा। इस पर जो टैगलाइन है, आजकल क्या है कि हिंदी के उपन्यासों में, रचनाओं में एक टैगलाइन दी जाती है, और वो इसलिए दी जाती है ताकि पाठक शीर्षक को देखने के बाद उन पंक्तियों को पढ़कर ये अनुमान लगा ले कि इस उपन्यास का या इस रचना का कथानक क्या होगा। तो इसके नीचे लिखा हुआ है, तुगलक, सादात, लोधी और मुगल राजवंशों से लोहा लेने वाले मेवातियों की गाथा। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं तुगलक, सादात अर्थात सैयदों, लोधियों और मुगलों की बात कर रहा हूं, और उनसे मेवातियों के लोहा लेने की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि ये लगभग एक, कहना चाहिए कि एक ऐतिहासिक उपन्यास होगा। यहां मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, मैं उपन्यास शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इतिहास नहीं है, ये उपन्यास है। तो इस उपन्यास को लेकर अगर मैं सबसे पहले इसके शीर्षक पर बात करूं, क्योंकि अक्सर हमारे यहां लेखन में, और खास तौर से मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता हूं कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि पाठक एक पल के लिए ठिठक कर ये सोचे ये इसका अर्थ क्या है। जैसे मेरा इससे पहले एक और उपन्यास है, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ चीजें लाना दूसरी जगह है, तो मैं लाना नहीं, मतलब मैं सबके आपको जरूर दर्शन कराता। मेरा एक और उपन्यास है शकुंतिका। वही मैं शीर्षक की बात करूं, आखिरकार शकुंतिका कहते किसको है? अक्सर ये पूछा जाता है मुझसे कई बार, बहुत मित्र लोग पूछते हैं कि शकुंतिका का अर्थ क्या है। मित्रों, शकुंतिका दरअसल चिड़िया, जिसको हम गौरैया कहते हैं, उसका समांतर शब्द है शकुंतिका। तो मैं शीर्षक पर बहुत थोड़ा सा, कहना चाहिए कि मनन करता हूं, और उसके बाद वो मैं तय करता। तो ये जो खानजादा आपने शीर्षक देखा, खान और जादा, खान दरअसल मुसलमानों में एक बहुत, कहना चाहिए कि श्रेष्ठ कोटि का वर्ग होता है खान, और जादा का मतलब होता है पैदा होना। जो एक श्रेष्ठ कोटि में, वर्ग में पैदा हुआ मुसलमान हो, खानजादा का अर्थ वह है। और खानजादा मुस्लिम राजपूतों के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द। पर ध्यान देने की बात है कि मुस्लिम राजपूतों के लिए, यानी वो मुसलमान जो राजपूत थे और जिन्होंने की इस्लाम धर्म कबूल किया। यह उपन्यास खानजादा
दरअसल इस ये शीर्षक जो है, खानजादा जो शब्द है, ये एक खिताब था जिसको कि 14वीं सदी में जब अमीर तैमूर, जिसको कि हम तैमूर लंग कहते हैं, वो जब इस देश में आया था, तो उसने इन खानजादों को, जो वंश की इस पीढ़ी के जो पहले व्यक्ति थे समरपाल, उनको यह खिताब दिया था खानजादा। और इसी खानजादाओं में इस उपन्यास के जो केंद्र में, जिसके कि इर्द गिर्द ये उपन्यास रखा गया है, वो हसन खां मेवाती, वो उनकी लगभग उस पीढ़ी उस खानजादों में से वो आखिरी शासक था। और खानजादा वह शख्स था जिसने कि 1527 में जो बाबर का दूसरा युद्ध था इस देश में, पानीपत के पहले युद्ध से पहले, उसमें खानवा के जंग में राणा सांगा के साथ मिलकर हसन खां मेवाती ने युद्ध किया था। और दुर्भाग्यवश हसन खां मेवाती उसी युद्ध में शहीद हो गया था। इस उपन्यास का जो विधान है, जो इसका कथानक है, वह 14वीं सदी से लेकर और 17वीं सदी के मध्य के लगभग तक, यानी अब्दुल रहीम खान खाना, ब्रज के बहुत बड़े कवि, हम सब जानते हैं, उनकी मृत्यु तक का इसमें वृतांत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब्दुल रहीम खान खाना का खानजादाओं से क्या संबंध है। तो मैं बता दो दोस्तों कि अब्दुल रहीम खान खाना की मां जो थी, वह इसी हसन खां मेवाती के एक चचेरे भाई जमाल खां की छोटी बेटी थी, जिसका कि निकाह बैरम खां से हुआ था। वही बैरम खां जिनका कि बेटा रहीम बाद में ब्रज का बहुत बड़ा कवि हुआ था। तो कहीं न कहीं रहीम आधा मेवात का कवि, और कहना चाहिए कि रहीम की जो विदग्धता है, ब्रज की कविता में जो उनकी विदग्धता है, उससे हम सब लोग परिचित हैं, और अकबर के 9 रत्नों में वो सब शुमार थे। तो यह उपन्यास खानजादा आपको बहुत सारे उस दौर के सवालों से टकराता हुआ नजर आएगा। इस उपन्यास में बाबर भी है, और बाबर का एक और व्यक्तित्व इस उपन्यास के माध्यम से आपके सामने आएगा कि जिस बाबर को हम आतताई कहते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन उस बाबर के पीछे जो कवि मन छिपा हुआ था, उसके बारे में भी यह उपन्यास आपको सूचना देता है। यानी बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबर बहुत ही उम्दा शायर था। इस उपन्यास में हुमायूं के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, यानी वो हुमायूं जिसके के बारे में तरह तरह की चर्चाएं थी कि उनकी मौत कैसे हुई। उनकी मौत कैसे हुई इस उपन्यास में आपको वो भी मिलेगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू बक्काल हम कहते थे इतिहास में, उसके और शेरशाह सूरी के क्या संबंध थे, उस पर आपको इस उपन्यास में कुछ ऐसे कहना चाहिए कि धुंधली कंदराओं से कुछ उस तरह की रोशनियां आपको मिलती हुई नजर आएंगी, जिससे कि हम सब लोग परिचित नहीं। तो ये जो उपन्यास, ये मेरा बिल्कुल पहला आखिरी उपन्यास जो अभी हाल ही में आया है, खानजादा, यह जो मैंने मोटा मोटा इस उपन्यास के बारे में बताया। अब मैं लौटकर फिर दोबारा से वही लौटता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी, कि आखिरकार हम अपनी लेखन यात्रा की शुरुआत किससे माने। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक लेखक के रूप में मुझसे पूछा जाए
तो मैं शुरुआत उसी को मानूंगा जब मैंने कलम पकड़कर पहली बार कुछ भी लिखने की जब कोशिश की, तो उससे लेकर और आज तक का जो मेरा ये जहां मैं आपके सामने बैठा हूं 2021 में, उसको मैं पूरा एक वक्फा मानता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं और ज्यादातर हमारे हिंदी में होता है कि ज्यादातर लेखक अपने लेखन की शुरुआत कविता से करता है। हर युवा को लगता है कि कविता लिखना शायद बहुत आसान है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी अपने लेखन की शुरुआत कविता से की थी। और यह जो कविता थी, ये मैंने लिखी थी 1977 में, जब मैं 11वीं का विद्यार्थी था। अब इस कविता में देखिए कि मुझे नहीं पता कि ये कविता है भी या नहीं, लेकिन जो मैंने लिखने का प्रयास किया था, और संयोग से क्या है कि मुझे एक ऐसा शौक था कि मैं इन अपनी चीजों को बहुत संभाल के रखता था। जो मैं कुछ लिखता था तो कहीं छपता था, तो इसलिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कि यह वो कविता है कि जो पहली कविता जिसको मैंने लिखा था, और ये कविता लिखी थी 1977 में, और इसका शीर्षक था मेरा स्वप्न। मैं इसकी सिर्फ कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, 2-3, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब मैं 16-17 साल का एकदम ताजा, जिसकी मसें भी नहीं भीगी थी, जिसकी की रेख भी नहीं आई थी, उस तरह का बिल्कुल किशोरियों के अंतिम अपने चरण में कदम रख चुका लेखक या युवा मन क्या सोचता था, तो वो पंक्तियां मैं सुनाता हूं। कुछ ही पंक्तियां सुनाऊंगा, पूरी कविता नहीं। कि जब कभी मैं देखता हूं खिलती कलियां ये बहारें, याद आते हैं स्वप्न में स्वर्ग के सारे नजारे। तो मैं समझता तुकबंदी ठीक ठाक की है उस वक्त के लड़के ने, 17 साल के एकदम किशोर ने। पर मेरा है देश विशाल, इसमें है सारे सितारे, हैं कहीं विशाल पर्वत तो कहीं नदियां ये नाले, इसमें है ऐसे जवान गाती दुनिया जिनके गुणगान, है नहीं हिम्मत किसी की जो करे इसका अपमान। एक तरह से ये कविता के रूप में एक युवा मन की दरअसल ये अभिव्यक्ति थी, जिसको मैं पहली रचना मानता हूं, और है भी पहले, जो मैंने 11वीं में लिखी। लेकिन ये प्रकाशित हुई 1980 में। लेकिन ये मेरी पहली रचना भले ही है, लेकिन ये मेरी पहली प्रथम प्रकाशित रचना नहीं है। पहली प्रकाशित रचना भी एक कविता है, जो कि 4 जून 1980 को, यानी मैंने शुरुआत की लेखन की 1977 में, और मेरी पहली चीज कोई छपती है, वो छपती है जून 1980 में, और वो भी एक छोटी सी कविता। और कविता क्या है? जैसे मैंने बताया कि महज कुछ शब्दों को अभिव्यक्त देना, और वो कविता ये है। प्यारे साथियों, काफी अरसे से इस धरा पर एक अदृश्य व्यक्ति, जो ऊपर से नीचे तक गहरे बेईमानी रंग का चोला, सिर पर अहंकार की टोपी पहने, माथे पर धर्म के नाम का चंदन का झूठा तिलक लगाए, गले में ईश्वर के नाम की झूठी माला पहने, लोगों को अपने जाल में फंसाए हुए चारों तरफ बड़ी ही सादगी से
घूम रहा है, उसका नाम शायद सभी जानते हैं, नीचता। अब आप इसमें शब्दों पर ध्यान अगर ना दें तो इस कविता में, ये उस कविता में जो मैंने अभी पढ़ी, जो मेरी पहली प्रथम रचना थी, इन दोनों में देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि एक किशोर युवा मन, जो कि किशोर, जिसने कि कैशोरियों की अपनी देहरी लांघ चुका है और लगभग अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करने वाला है, आपको एक चीज तो बहुत साफ दिखाई देगी कि वह किशोर या वह युवा मन के सरोकार, उसके सरोकार मैं समझता हूं कि इतने गहरे हैं कि उसकी जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं बिल्कुल उसी तरह की है कि जब वह जीवन के स्याह सफेद से बेहद अनजान होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे, अच्छा वो यह वह दौर था कि जब व्यक्ति को लगता है कि आज आपने इस तरह की कविताएं लिखी, उसके बाद आपने किसी दिन कोई हास्य कवि से मिलने से तो आपके मन में फिर हास्य कविता भी लिखी जाए, फिर आदमी वो भी उसमें भी हाथ आजमाता है। फिर कुछ दिन बाद पता चला यार कुछ गजल चीज जैसी नाम की चीज, मैं गजल नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं गजल कह रहा हूं। और गजल लिखने के पीछे किसी ने मैंने ये सुना कि गजल लिखना तो बहुत ही आसान है। वह इसलिए आसान है कि जो पिछले के पीछे के जो शब्द होते हैं वो एक जैसे शब्द होने चाहिए, लार डार सार खार जो भी इस तरह के। तो इस तरह की हमने गजलें भी लिखी। धीरे धीरे फिर जब से हाथ साफ होने लगा, फिर कुछ छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू हुई। फिर उसके बाद फिर मन में आया, फिर व्यंग्य भी लिखने शुरू कर दिए। इसी बीच हुआ क्या मित्रों कि 1981 में जब मैंने अपने कस्बे के पास के दूसरे कस्बे के कॉलेज से जब मैंने ग्रेजुएशन करी, स्नातक कर लिया, तो मैं 1981 में गांव से दिल्ली चला आया। और दिल्ली आने का जो मेरा उद्देश्य जो था या आने का जो कारण था, वह मैं कोई लेखन में या किसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने नहीं आया था। मैं यहां रोजगार की तलाश में आया था, क्योंकि मेरी जो पारिवारिक जो मेरी परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि मेरे पिताजी ने कह दिया था कि भाई अब आप कुछ खा कमा। उसका एक बड़ा कारण यह था कि उत्तर भारत में आज भी जैसे कि बहुत से राज्यों में थोड़ा जल्दी शादी होने की परंपरा रही है, तो मेरी भी शादी जब मैं 10वीं कक्षा का छात्र था 1977 में 76 में, जबकि देश में आपातकाल, बीए होते होते मैं एक बच्चे का पिता बन चुका था। यानी जो असल कारण था दिल्ली आने का, उसका एक कारण यह भी था, पत्नी काम भी थी। इस बीच बहुत सारी चीजें जीवन में उतनी छोटी उम्र में, जिनका कि अभी जिक्र किया मेरे परिचय में, कि जो मैंने स्वतंत्र पत्रकारिता की थी 1981 से लेकर 1987 तक, यानी 7 वर्षों तक, ये वही पीरियड था। और यही वो समय था कि जब मेरे लेखन में, अगर आप कहें जो शुरुआत के लेखन में है, ये तो कविता है, अगर मेरी छोटी छोटी कहानियां पढ़ेंगे तो उनमें आपको कोई रोमांस नजर नहीं आएगा। मेरी उन कहानियों में कोई लालित्य नजर नहीं आएगा। यानी जैसा मेरा बचपन से लेकर उस उम्र तक का उबड़ खाबड़ रूखा सीखा जीवन था, वो सब के सब मेरी उन कथित तथा कथित रचनाओं में प्रतिपादित होता है। तो इसलिए जैसा कहा जाता है मित्रों कि किसी भी लेखक
के लेखन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके जीवन संघर्ष का पड़ता है, उसके उस समाज और उसकी उस पारिवारिक स्थितियों का पड़ता है जिनमें से निकल कर वह आगे आता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं, अगर मेरे लेखन में आप देखेंगे तो प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, कोमलता, ये आपको कहीं नजर नहीं आएगी। यानी ज्यादातर लेखन में बिल्कुल उसी तरह का आपको, मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल कह रहा हूं, उबड़ खाबड़। जो उबड़ खाबड़पन है वह मुझे आपको मेरी रचनाओं में नजर आएगा। जब 1981 में मैं दिल्ली आया और एक अपने गांव के ही, कस्बे के ही एक लाला की फैक्ट्री में मैं आया था काम करने के लिए, वहीं सोता था, वहीं मेरे पास एक चारपाई बिस्तर थी और वो लोहे की चादर तपाने की भट्टी थी, तो उसमें मैं रहता था। और धीरे धीरे वहां से दिल्ली में फिर मैं जब आने जाने लगा, लिखने पढ़ने का कुछ शौक था ही, तो मैंने पहले पत्रकारिता का डिप्लोमा किया, जैसा कि अभी मेरे परिचय में बताया गया। फिर मैंने एमए किया, और ये एमए करना जो है वो उस तरह की नहीं थी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गांव से दिल्ली आया, तो ये संभव ही नहीं था कि मैं किसी दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां जाकर कहना चाहिए कि रेगुलर शिक्षा ग्रहण करता, और वो संभव भी नहीं था। आज हम सोचते हैं इस बात को कि काश हम भी उसी तरह के विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए होते। उसको मैंने, जिसको हमारा यहाँ कहना चाहिए कि पत्राचार, कॉरस्पॉन्डेंस उस जमाने में एक शिक्षा व्यवस्था थी, उससे मैंने एमए किया। तो उसी एमए करने के दौरान मेरा परिचय हिंदी के एक लेखक से, जो कि वो भी एमए कर रहे थे। तो उनका नाम था धर्मेंद्र गुप्त, कथाकार, पुराने कथाकार थे धर्मेंद्र गुप्त। उनके साथ मैं दिल्ली के एक बहुत मशहूर जगह कनॉट प्लेस, वहां एक मोहन सिंह प्लेस कॉफी हाउस है, उस कॉफी हाउस में, ये 85 की बात है, 86-87 की संभवतः, तो मैं पहली बार उनके साथ दिल्ली के का जो कॉफी हाउस है कनॉट प्लेस का, वहां में आया था। और वहां मैंने पहली बार जो लेखकों की जमात, जब मैं हर शनिवार को जब मैं पहली बार गया, तो एक गांव देहात के गंवई नौजवान, जिसने कि कहना चाहिए कि थोड़े बहुत जिसे लिखने पढ़ने का शौक था, वहां उसने पहली बार उस कॉफी हाउस में विष्णु प्रभाकर को देखा था, विष्णु गांधीवादी लेखक। उसी कॉफी हाउस में मैंने पहली बार भीष्म साहनी जी को देखा था, जब वो सफेद बाल थे और एक लंबी सिगरेट पीते हुए आते थे। तो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। और धीरे 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 वहां मेरा लेखकों से परिचय होता गया, फिर लिखना पढ़ना तेज होता रहा, और इन्हीं 7 वर्षों के दौरान हमने लिखना पढ़ना, चाहे उसको स्वतंत्र पत्रकारिता कह लीजिए, पहले पत्रकारिता में डिप्लोमा किया, फिर एमए। और पत्रकारिता डिप्लोमा करने का, पत्रकारिता करने का मित्रों एक बड़ा उसका एक कारण था। कारण ये था कि जिस वक्त हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो मुझे पत्रकार बनने का एक मेरे अंदर एक बड़ा भारी सपना था। लेकिन पत्रकार से ज्यादा, आप जानते हो कि हर राज्य में एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। पूनम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनसंपर्क विभाग होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उसमें जाता, लेकिन नहीं हो पाया। और इस बीच कुछ हमने पत्रिकाओं में काम किया, कहानियां लिखता रहा। जो मेरे कहानी संग्रह ज्यादातर उसी में दौर के हैं, और ये सिलसिला जब कहानी का चलता रहा, लेकिन जो मुझे एक लेखक के रूप में स्थापित किया, जिसको कहना चाहिए, मैं जिसके के चलते मैं आज
आपके साथ हूं, उसका श्रेय मेरे इस उपन्यास काला पहाड़ को जाता है, जो कि 1999 में प्रकाशित होकर आता है। मैं जब कॉफी हाउस जाता था मित्रों, और वहां जब लेखकों के बीच पंकज बिष्ट, वहां मुझे पंकज बिष्ट हैं, अरुण प्रकाश हैं, है ना, और वहां कई बार तो ऐसी, दिल्ली में तो चूंकि आप जानते हैं लेखक बहुत हैं आज भी, कई बार तो शनिवार को ये होती थी कि 50-50 लेखक वहां जमा हो जाते थे, रात को 10-10 बजे तक बातचीत होती रहती थी। तो उस बातचीत को जब मैं सुनता था, लेखकों में 2 वर्षों तक मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता था, यानी कुछ प्रतिक्रिया। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था, शायद भारत भारद्वाज, आपने नाम सुना होगा, जो हंस में निरंतर अपना कॉलम लिखते हैं। तो भारत भारद्वाज ने किसी से कहा था कि ये लड़का कौन है जो पिछले 2 साल से यहां आता, बोलता कुछ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उनको सुनता था। और उसी दौरान मैं थोड़ा सा उर्दू सीखने की भी कोशिश कर रहा था। 1987 में मित्रों, मैं थोड़ा जीवन का जो हिचकोले ले लेकर जो गाड़ी चल रही थी, उसको विराम 1987 में लगा, जब मैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड नामक विभाग में, एक पत्रिका है समाज कल्याण, उस पत्रिका में प्रस्तुति सहायक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। तो वो जो पूरा अतीत जिस तरह से हिचकोले लेते हुए चल रहा था, ग्रस्त जीवन की जो गाड़ी थी, और चूंकि मैं उन प्रसंगों पर इसलिए नहीं जा रहा, बहुत लंबी कथा हो जाएगी कि किस तरह से पत्नी मेरे साथ दिल्ली आती है, फिर एक बेटी का बाप भी मैं बन जाता हूं, वही 2 बच्चे हैं। तो वो सारा मैंने उन सब घटनाओं का प्रसंग जिक्र मैंने, जो मेरी एक स्मृति कथा है, क्योंकि आत्मकथात्मक है, क्योंकि आत्मकथा लिखना तो हर लेखक को के बूते की बात नहीं होती। तो उसमें मैंने इन प्रसंगों को संजोया है, जो मेरी पारिवारिक और इस तरह की। तो जब ये उपन्यास मेरा काला पहाड़ आया 1999 में, इस उपन्यास के अपने परिचय में मैंने फ्लैप पर जो जाता है, 2 चीजें नहीं दी थी। एक, मैं क्या करता हूं, दूसरा, मैं कहां रहता हूं। तो वर्षों तक, लगभग 25-30 वर्षों तक, अब चूंकि मैं 81 में आया था दिल्ली में, लगभग 40 वर्ष मुझे हो गए, तो 30-35 वर्ष तक, बल्कि बहुत अरसे तक, आज भी बहुत से लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं दिल्ली में नहीं, मेवात में ही रहता हूं। तो उसका एक कारण यह था, जो मैंने उसमें परिचय में ये 2 चीजें नहीं दी थी। हालांकि मुझे उसका नुकसान भी ये हुआ कि जो लोग मुझसे एक लेखक के रूप में सीधा संपर्क करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से मैं ये सोचकर उसमें मैंने ये दोनों चीज नहीं थी कि अगर मान लीजिए उस उपन्यास को पाठकीय स्वीकार्यता अगर मुझे नहीं मिलती है, पाठकों को वो पसंद नहीं आती है काला पहाड़, तो मैं फिर इसके बाद नहीं लिखूंगा। क्यों खामखा अपना समय वक्त अपना जाया करूं, क्योंकि हम भारतीय समाज में तो लेखकों को वैसे भी हम कहना चाहिए कि बहुत ही दूसरे किस्म का हम प्राणी मानते हैं। लेकिन मित्रों, हो सकता है कि ये मेरे जो अनुभव थे, जो मेरा समाज जिसको कि वो मैंने केंद्र बनाकर काला पहाड़ इस रचना की, उसका मित्रों उन दिनों बहुत कहना चाहिए कि स्वागत हुआ। उस दौर में कोई सोशल मीडिया नहीं था आज की तरह, कि आज तो ये होता है कि आज कोई रचना आई, देखते देखते आप पूरे उस हिंदी जगत में छा जाते हैं एक तरह से अपनी रचनाओं को लेकर। उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन उस काला पहाड़ की जिस तरह से चर्चा हुई, उसने हमें ये हौसला दिया और ये आत्मविश्वास पैदा किया कि अगर आपके लेखन में दम है, आपके नजरिए में स्पष्टता है,
आपके सरोकारों में दम है, तो मैं समझता हूं कि आपको किसी और दूसरे सहारे की जरूरत नहीं। उसके बाद मेरा दूसरा उपन्यास आता है बाबल तेरा देश में। वो आता है 2004 में, लगभग 5 वर्ष के बाद। वो भी मेवात की पृष्ठभूमि को लेकर खूब पसंद किया गया। उसके बाद मेरा फिर 5 वर्ष के बाद मेरा तीसरा उपन्यास आता है रेत, जो कि मेरे दोनों उपन्यास पहले मेवात की पृष्ठभूमि को लेकर तो फिर तब ये एक चुनौती थी कि मैं अपने जो मेरा रचनात्मक स्वभाव है और जो मेरा अनुभव क्षेत्र है उससे मैं निकलकर अब दूसरी जगह जाऊं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, हम सब जानते हैं कि एक दो उपन्यास तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, और वो इसलिए कहा जाता है मित्रों कि उसके अनुभव इतने दो उपन्यास के लायक तो होते ही हैं। पता तो तब चलता है जब उसके बाद अपने उस जो उसका अनुभव क्षेत्र है उसका अतिक्रमण कर वो दूसरी रचना देता है। तो उसी बीच मैंने रेत उपन्यास लिखा, और रेत उपन्यास की कहना चाहिए कि रचना प्रक्रिया भी बड़ी विचित्र सी है। दरअसल इसी पृष्ठभूमि पर लगभग 15 वर्ष पहले, ये 2008 में आया था, उससे 15 वर्ष पहले मेरी एक छोटी सी कहानी, एक पेज की कहानी उसी पृष्ठभूमि पर साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी। लेकिन उपन्यास आता है 2008 में। इस तरह से एक के बाद एक 2014 में मेरा चौथा उपन्यास नरक मसीहा, जो कि भारतीय हमारे यहाँ जो एनजीओ की बढ़ती जो संस्कृति है उसको केंद्र में रखकर लिखा गया। उसी दौर में चौथे उपन्यास के बाद मुझे हमारे एक मित्र ने इस सलाह दी कि अब मुझे अपने लेखन की पेस गति बढ़ानी चाहिए। तो मुझे उनकी बात में यह दम इसलिए लगा कि जब 5-6 वर्ष के बाद आपकी कोई चीज आती है तो आप पाठकों से स्मृत भी होने लगते हैं, उसकी स्मृति से गायब भी होने लगते हैं। तो मैंने उसके बाद फिर 14 के बाद फिर मेरा 16 में फिर एक और उपन्यास आता है हलाला। फिर उसके बाद लगभग 18 के अंत में आता है सुरबंजारा। फिर उसके बाद 19 में आता है पंचना, 20 में आता है शकुंतिका, 21 में आता है खानसादा। तो अगर आप देखें तो पिछले 5 वर्षों में, 5.5-6 वर्षों में लगभग मेरे 5 उपन्यास हैं। तो मैं समझता हूं कि ये गति ये ठीक है। तो ये जो मेरी लेखन की यात्रा रही है, इस यात्रा में अगर मैं कहूं कि जो सबसे बड़ा योगदान जिसने कि मुझे मांझा, मेरे लेखन को परिष्कृत किया, मेरी समझ में जो परिपक्वता आई, चीजों को देखने के नजरिए में जिस तरह से मैं एक निष्ठ होकर चीजों को जिस तरह से देखता हूं, या देखने की जो मेरी एक जो ट्रेनिंग है, वो दरअसल मुझे अपने उस अतीत से, अपने परिवार और उस समाज जहां से मेरा संबंध है, उसने मेरे अंदर ये पैदा किया। यानी कम से कम काला पहाड़ के माध्यम से, जैसा कि लोग कहते हैं कि ये तो मैं भी कह सकता हूं कि जिस मेवात क्षेत्र को हिंदी की दुनिया नहीं जानती थी, उस दुनिया को काला पहाड़ के माध्यम से हमारे हिंदी का जो पाठक वर्ग है वह इससे परिचित हुआ। इसी बीच में मैंने एक स्मृति कथा लिखी, पकी जेठ का गुलमोहर। यानी ये शीर्षक फिर वही बात है कि पकी जेठ का गुलमोहर, यानी जेठ हमारे यहाँ जून के महीने को कहते हैं जब लूएं चलती हैं, और जो गुलमोहर नाम का पौधा है उसके बारे में कहा जाता है कि उसको जितनी तपिश लगती है, जितनी गर्मी पड़ती है, वह उतना ही खिलता है, उसका फूल उतना ही गुलाबी होता है। आपने देखा होगा गुलमोहर का। तो मैं अपने आप को कहना चाहिए कि उस तरह का गुलमोहर मानता हूं कि जिसको जितनी गर्म लू के थपेड़े लगे लेखन में, उसी तरह का कहना चाहिए कि मेरा जीवन जो है लगभग उसी तरह के, उसी गुलमोहर की तरह है।
और इसको मैंने दिया है स्मृति कथा। मित्रों, होता क्या है कि बहुत सारे हमारे मित्र, परिचित, रिश्तेदार, मोहल्ले, गांव, स्कूल, कॉलेज के सहपाठी जो कि आपकी रचनाओं के पात्र होने चाहिए, वह गाए बगाए आपकी या जाने अनजाने वो आपकी रचनाओं से छूट जाते हैं। तो उन्हीं पात्रों को मैंने, जो बच गए पात्र इस तरह के, उन्हीं को मैंने केंद्र में रखकर ये स्मृति कथा लिखी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब मैं संभवतः 7वीं कक्षा का छात्र रहा हूंगा, तो मैं अपने पड़ोस में फूल नाम की लड़की की चिट्ठियां लिखता था। उसका पति फौज में था और उस फूल नाम की लड़की का मैं विधिवत उसके पत्रों का वाचक और लेखक दोनों होता था। क्योंकि वो अशिक्षित थी, तो उसकी जो भी चिट्ठी आती थी उसके पति के पास से, वो भागी भागी मेरे पास आती, मैं उसको सुनाता। फिर जो उसे चिट्ठी लिखवानी होती तो मैं उसको लिखता। और एक बार क्या हुआ कि आपको शायद याद होगा कि शायद 73-74 की बात है। उन दिनों एक फिल्म आई थी सरस्वती चंद्र, और उसका एक गाना बहुत मकबूल हुआ था। और वो गाना यह था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो जब ये गाना उन दिनों अपने जवां दिलों की धड़कनों को कहना चाहिए कि एक आवाज बना हुआ था, तो जब वो चिट्ठी में एक दिन जब मैं लिख रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, फूल ने, कि भैया ऐसा कर, इसमें ये चीज और लिख दे, क्योंकि उसका नाम फूल था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल। उधर से जब चिट्ठी आती है, उनका नाम जगदीश जी है, उनके पति का, उसका जवाब उन्होंने दूसरी पंक्ति में दिया। इस तरह से क्या हुआ कि उस गीत में 4 अंतरे थे, तो सवाल जवाब जैसे नायक नायिका में होते हैं, हर चिट्ठी में वो पंक्ति आती थी। इसी तरह से हमारे कुछ स्कूल के, कॉलेज के सहपाठी, हम सब जानते हैं कि स्कूल कॉलेज की जो दुनिया होती है, अगर वो मुझसे कई बार अगर कोई ऐसी शक्ति है और मुझसे कभी कोई पूछे कि जीवन में अगर आपको 5 साल दिए जाएं तो उसका उपयोग आप कहां करोगे, तो मित्रों मैं कहूंगा कि मैं उन 5 वर्षों का उपयोग अपने उस स्कूल और कॉलेज के दिनों में लौटना चाहूंगा, कि जो दिन हर व्यक्ति के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पल होते हैं, बहुत ही पल समय होता है। तो मित्रों इस तरह से एक के बाद एक। और देखिए मैं एक और चीज बताऊं कि पिछले लगभग 12-13 वर्षों से मेरा कहानी लिखना छूट गया। मैं कहानी नहीं लिख पाता हूं। लिख क्या पाता हूं, ऐसा नहीं लिख पाता। कुछ मित्रों ने ये कहा कि आप कहानी लिखना छोड़िए, आपका मन दरअसल उपन्यास में ही रमता है। और शायद ये सच भी है कि लाख पीड़ा होने के बावजूद, क्योंकि उपन्यास लेखन बहुत कष्टदायी और श्रम साध्य काम होता है। ये कहने की बातें होती हैं कि अगर ये मेरा खानजादा 392 यानी लगभग 400 पृष्ठों का अगर ये उपन्यास, और ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास के तथ्यों को कल्पना के सहारे विश्वसनीय प्रामाणिक बनाना, ये कोई खाला जी का खेल नहीं है, वो मामूली बात नहीं है। और चूंकि ऐतिहासिक लेखन है, उसके तो सबसे ज्यादा खतरे होते हैं। इसी तरह से जब आप हलाला जैसे उपन्यास लिखते हैं, जो कि जिसका कि मेरे धर्म से कोई वास्ता नहीं है, एक दूसरे धर्म का, एक मुस्लिम समुदाय की रस्म का मामला है, तो उसके भी बड़े खतरे होते हैं। तो ये सही बात है कि मैंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अब उपन्यास पर केंद्रित किया हुआ है। और मेरे बारे में ये बहुत मशहूर है, मैं बहुत बदनाम हूं इस मामले में। जब मेरा ये उपन्यास खानजादा आया था और जब मैंने इसको फेसबुक, सोशल मीडिया पर
लगाया था कि ये नया उपन्यास आया है, तो एक फेसबुक मित्र ने, जो संभवतः पाठक है रही है वो रही महिला, उन्होंने कहा कि हम आपका एक उपन्यास खत्म नहीं करते, दूसरा आपका उपन्यास आ जाता है। तो मित्रों, या तो आप कहिए कि लेखन, खासतौर से गद्य, और गद्य में भी उपन्यास, ये एक अभ्यास और रियाज का मामला है कि आपका अभ्यास जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, आपकी भाषा, आपकी संप्रेषण, कहना चाहिए कि शक्ति, और दूसरी जो उसके लिए जरूरी टूल्स होते हैं उपन्यास लेखन के लिए, वो और मंजते चले जाते हैं। इसलिए मैं अगर कहूं कि मुझे अगर उपन्यास लिखने में इतना आनंद आता है या मैं लिख पाता हूं, तो इसका और सिर्फ एक कारण यह हो सकता है कि शायद या कहीं न कहीं यह विधा मुझसे सद गई है। बगैर सदे किसी को आप इस तरह से निरंतर और इस तरह से नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं अपनी अंतिम बात कहकर मैं बात समाप्त करूंगा कि लेखन दरअसल मित्रों कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये दरअसल मैराथन दौड़ है, और मैराथन भी हाफ मैराथन नहीं, फुल मैराथन 44 किलोमीटर की। जो इस रेस में अंत तक बना रहेगा, यानी इस लेखन में अंत तक बना रहेगा, उसे ही पाठक याद रखेंगे, उसी को मेरी तरह मंचों पर बुलाया जाएगा अपनी बात कहने के लिए। तो लेखन उसी तरह का श्रम साध्य, उसी तरह का, जैसा कि हमारे कहा भी जाता है कि भाई एक साधना है। तो ये साधना या ये भाव ऐसे ही नहीं पनपता है, ऐसे ही पैदा नहीं होता है, उसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। और मैं कह सकता हूं इस बात को कि मेरी इस लेखन यात्रा, जो कि देखने में लगता है कि मैं कुछ ही वर्षों का लेखक हूं, 2 दशकों का, 1999 में ये उपन्यास आता है मेरा काला पहाड़, ये 20वां वर्ष है। तो मैं ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैं भी नहीं लिखता था। मैं समझता हूं कि जो मेरी 4 दशक की लेखन यात्रा रही है, और जो उसका रास्ता रहा है, बड़ा दुर्गम, बड़ा बीहड़, बड़ा उबड़ खाबड़, कच्चा पक्का, वही मुझे लगता है कि मेरी लेखन की एक ताकत भी है। तो मैं अपनी वक्तव्य को यही विराम देता हूं, और अब इसके बाद अगर सुधीजन कोई वार्ता करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेवात से लेकर के दिल्ली तक की आपकी जो लेखन यात्रा की सफर है, पहले पत्रकारिता से शुरू होती है, और उसके बाद कविता लिखने से, और पत्र लिखने से, अंत में उपन्यास लिखते हुए आप जो इतने प्रसिद्ध हुए हैं। तो 20 साल में जो 9 से जो ज्यादा उपन्यास लिखे हुए हैं, तो यह सभी प्रमाणित जो करते हैं कि आप जो साहित्य में जितने प्रतिबद्ध रहते हैं, इसका एक प्रमाण हमें लगता है। सर, आपका इस व्याख्यान में बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ जितने भी जो मित्र जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे आज के इस व्याख्यान के संबंध में, जो भगवान दास मोरवाल जी की जो मेरी लेखन यात्रा जो है, इसके संबंध में कुछ जिज्ञासा हो या प्रश्न हो, सवाल हो, जो कुछ भी हो, पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप अपना माइक ऑन करके अपना जो विचार या जो कुछ भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। आदरणीय, मैं लिंगम चिरंजीव राव आंध्र प्रदेश इच्छापुरम से बोल रहा हूँ। जी जी, कहिए, आपका स्वागत है। स्वागत है। आपने पूरा संघर्ष, आपका जीवन रहा है, निश्चित तौर पर विभिन्न विषयों का आपने चयन भी किया होगा, और आपकी लेखनी तो मैंने पूरी तरीके से तो अभी पढ़ी नहीं है। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है
कि हम लेखन के लिए विषय का जो चयन करते हैं, निश्चित तौर पर ये आपकी अपनी व्यक्तिगत रुचि के साथ समसामयिक विषय पर भी उस लेखन का होना और सामाजिक और पारिवारिक मतलब सामाजिक व्यवस्था और अन्य जो आसपास आपके पास गुजरते हैं वो सारी बातें आपके साथ रहती होंगी। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है सर कि हम लेखन को जिस तरीके से आपने सारी चीजों को मतलब विवरित किया है आपके जीवन के संघर्ष के साथ, हम लेखन को उन सारी बातों के साथ व्यक्तिगत स्मृतियों को भी जोड़ते हुए लिखना क्या बहुत अच्छा होगा? हाँ देखिए, मैं समझता हूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपके पास स्मृतियां नहीं है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक लेखक के लिए स्मृतियों का होना क्यों महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए मैं अगर काला पहाड़ की बात करूं तो काला पहाड़ में क्या है, एक मेवात ही तो है, मेरी स्मृतियां तो हैं जी, मेरे अनुभव तो हैं। तो आखिर ऐसा क्या था कि जो कि जिसको कि एक लेखक के रूप में मुझे इस उपन्यास ने स्थापित किया। जी, शायद उसका एक, जैसा आपने कहा कि स्मृतियां होनी क्यों जरूरी है, कि इसका एहसास मुझे कब हुआ कि जब मैं मेवात से निकल के दिल्ली आया। यानी जिस समाज में मैं, जहां से मैं आया हूं, वहां मेरे दाएं बाएं आजू बाजू मुस्लिम परिवार है, मेरे परिवार है जी, लेकिन वहां हमें कभी इस बात का महसूस नहीं को क्या हिंदू है क्या मुसलमान है। जी, लेकिन जब मैं कॉफी हाउस में आना मैंने जब शुरू किया जी, जी, और जब ये हिंदू मुसलमान जैसी ये चीजें जो बहुत इतना बड़ा असहज होता था, जी, तो मुझे ये लगा कि इसका मतलब तो ये है कि मेरा तो समाज जो है इस मामले में बहुत संपन्न है उस दृष्टि से। निश्चित तौर पर। तो आपको स्मृतियां जो है वो इस तरह से वर्तमान से, जब जब आप वर्तमान में चीजों को देखते हैं हाँ, तो मैं समझता हूं कि आपकी स्मृतियां उनको समझने में इस रूप में सहायक होती। स्मृतियों के बिना आप कल्पना सर नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए मेरे इस उपन्यास एक मेरी बाबल तेरा देश में, काला पहाड़ में और एक कहानी में एक पात्र आती है। जी, काला पहाड़ में वो मेमन होती है, हम्म, बाबल तेरा देश में वो शकीला होती है जी, और एक मेरी कहानी में आयशा होती है। वो दर्शक कौन है? वो लड़की, वो लड़की वो है कि जो कि 80 के दशक में, जी, 80 के शुरुआत में, जब हम स्कूल में पढ़ते होंगे छठी जी, सातवीं में, जी, बल्कि उससे भी पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल प्राइमरी में पढ़ता था, मेरे मोहल्ले में एक लड़की आती है हैदराबाद से, जी, क्योंकि मेवात में हैदराबाद से उस जमाने में लड़कियां बहुत आती, जो गरीब मेरे मुस्लिम परिवारों के बच्चे हो जिनकी शादी नहीं होती, वो हैदराबाद से लड़कियां लाती हैं। जी, तो वो मेरे घर के सामने थी जी, और उसको मैंने जिस तरह से पहले मेमन के रूप में, फिर शकीला के रूप में, और आपको याद होगा कि वो हैदराबाद के उस इलाके से थी, गोलकुंडा इलाके से। जी, और आपको याद होगा कि उसी गोलकुंडा के इलाके पर इसी विषय को लेकर फिल्म बनी थी 90 के दशक, 80 मेरे ख्याल में 82 में। यस, उस फिल्म का नाम था बाजार। यस, निश्चित। तो कहीं ना कहीं आपको ये स्मृतियां अगर नहीं है, अगर इस तरह की स्मृतियां नहीं है ना, तो आप उसकी कल्पना उस रूप में नहीं कर सकते सर। ठीक, धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर आपने इस बात को रखा है। और आपने कॉफी हाउस के बारे में जो चर्चा की है, और निश्चित तौर पर कनॉट प्लेस का जो वो कॉफी हाउस हमेशा याद रहता है लोगों को, उनके वहां की, लेकिन अब नहीं, अब नहीं लोग जाते वहां। पर वो सारी चीजें कई जी, किताबों में पढ़ी है और वो निश्चित तौर पर हाँ, बहुत ही अच्छा। यानी हम लोगों का हमने उसको उजड़ते हुए देखा हमने वहां। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी, बहुत 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 धन्यवाद निगम जी। जी, और कोई मित्र अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न, अपना सवाल यहाँ इस पटल पर रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप माइक ऑन कीजिए, ऑन करके आप पूछ सकते हैं। हेलो जी, हाँ हाँ कहिए। जी, मैं प्रोफेसर पाटिल बोल रहा हूँ, धुलिया, जी महाराष्ट्र। पाटिल, हाँ जी जी जी, कहाँ से? हाँ,
दुलिया महाराष्ट्र से। जी दुलिया महाराज, जी जी जी, ठीक है ठीक है। जी सर, अब जो हम देख रहे हैं कि पाठकों की संख्या वैसे बहुत तेजी से कम होती जा रही है, ऐसा हम समझते हैं, जैसे सोशल मीडिया और ये बढ़ गया है। तो एक लेखक के तौर पर आप क्या सोचते हैं सर पाठकों के विषय में? मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत ईमानदारी के साथ। जी सर। ये पूरी तरह से ये भ्रामक कहना चाहिए कि इस तरह का ये वितंडा फैलाया गया है कि हिंदी में पाठक नहीं है। जी। मैं इस उपन्यास का, जो मेरा ये उपन्यास आया है, ये जनवरी में आया है, और आज ही मेरे पास प्रकाशक के यहां से फोन आया कि हम इसका दूसरा प्रिंट यानी दूसरा संस्करण प्रेस में डालने जा रहे हैं, अगर कुछ में कोई करेक्शन हो तो आप हमें बता दीजिए। क्या बात है, क्या बात है सर। और ये तो तब, ये स्थिति तो तब है कि जब पिछले साल भर से हमारे इस देश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और जो स्थितियां पैदा हुई कोरोना की आड़ में, जी, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का पूरा पूरा जो प्रपंच या जाल बिछाया जा रहा है, ये तब की बात है। इसी हिंदी में पिछले महीनों में 10-10 हजारें किताब लिखी हैं, और ये किताबें वो नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में या सरकारी खरीद में गई हैं। ये सारी किताबें ऑनलाइन बिक्री हुई है या व्यक्तिगत रूप से खरीदी। ये जो खानजादा उपन्यास है सर, ये पेपर बैक है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि प्रकाशक ने अब इसका हार्ड बाउंड नहीं छापा है। यानी ये किताब अगर बिकी है इसका, तो जाहिर सी बात है ये पेपर बैक जो कि व्यक्तिगत रूप से खरीदी गई है। तो अगर ये हम कहें कि हिंदी में पाठकों की कमी है, ये दरअसल, मैं माफ करना क्योंकि मैं थोड़ा सा कहने में बहुत वो साफ गोई से कुछ बातें कहता हूं। दरअसल इस तरह का जो भ्रम फैलाया गया है, ये हमारा जो विश्वविद्यालयों के जो हिंदी विभाग है और उससे जुड़े हुए जो अध्यापक है, जो कि मेहनत नहीं करना चाहते, जो कि पढ़ना नहीं चाहते, ये दरअसल उनकी तरफ से ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और एक और चीज बता दूं, ये भ्रम हिंदी राज्यों के हिंदी विभागों के अध्यापकों या प्राध्यापकों के द्वारा नहीं फैलाया जाता। ये जो उत्तर भारत के जो हिंदी विभाग हैं, जिनमें कि मैं दिल्ली जैसे महानगर में जाके 3-3, 4-4 विश्वविद्यालय हैं, ये उनके हिंदी विभाग के जो प्रोफेसरान हैं, जो अपने आप को बड़े आलोचक और बड़े लेखक मानते, उनकी तरफ से इस तरह की का भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। मेरा यह मानना है कि पाठकों का विस्तार खूब हो रहा है। मैं आपके सामने मैं उदाहरण हूं इस बात से। पूनम श्रीवास्तव जी बिल्कुल सहमत है, वो कह रहे हैं, मैं सहमत हूं इस बात से। अभी देखिए, इसी राजकमल से एक किताब आई थी, गांधी ने क्यों मारा, गांधी को क्यों मारा। उस किताब की इसी राजकमल के यहां से 15,000 कॉपियां बिकी कोरोना के काल में। जी। तो ये बात कहना कि अच्छा, कुछ इसमें दरअसल क्या है कि इस मामले में कुछ प्रकाशकों की भी भूमिका रही है कि पाठक नहीं है। वो सिर्फ लेखक के लिए कि जी क्या करें साहब, पाठक ही नहीं है, किताबें नहीं बिकती हैं। जबकि अगर आप रोजाना खरपतवार की तरह नए नए प्रकाशक भी पैदा हो रहे हैं। आप जाकर देखें, सोशल मीडिया अटा पड़ा है भाई, हर 5 में। तो ये जो आप कह रहे हैं सर कि ऐसा, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि हिंदी में पाठक कम हो रहा है, बल्कि हिंदी में एक नया खेल और खेला जा रहा है। हाँ, लेकिन सर कम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए मैडम, ऐसा है, अध्ययन करने वाले तो आज से 20 साल पहले भी उतने ही लोग थे, उसी अनुपात में थे, और आज भी उतने ही लोग। हिंदी में एक खेल और खेला जा रहा है कि नई हिंदी पुरानी हिंदी। आपके यहां नहीं है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में एक बड़ा भारी वितंडा शुरू हो रहा है कि नई वाली हिंदी। भाई, नई हिंदी है, पुरानी हिंदी क्या होती? भाषा होती है। सही है, बिल्कुल। जो मुझे भाषा आती है मैं उसी में लिखूंगा, बिल्कुल। जो आपको अच्छी बुरी आती है आप उसी में लिखेंगे, तो नई पुरानी क्या है? तो इस तरह से क्या है कि मैं बताऊं कि कुछ चीजों में अभी भी क्या है कि गाय बगा है, कुछ दबाव प्रकाशकों पर भी है।
और कुछ दबाव लेखकों पर भी है। जैसे आपको याद होगा कि आप उस 1995 से लेकर और 2005 तक का लगभग 10 साल का वो पीरियड देखिए। इस 10 साल में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा 500 प्रश्नों के मोटे मोटे उपन्यास आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। काला पहाड़ उसी दौर में आया था, मुझे चांद चाहिए उसी दौर में आया था, इन्हीं हथियारों से उसी दौर में आया था। दूधनाथ सिंह का उपन्यास जो अयोध्या पर, वो भी उन्हीं दौर में आया। अलमा कबूतरी आया था, आमा आया था, और सब के सब सारे उपन्यास बेहद चर्चित और पठनीय रहे। जी बिल्कुल। तो ये किसने ये कहना कि मैं कि पाठक कम है, मैं इसको नहीं समझता। हाँ, ये बात है कि जिस तरह से दूसरे माध्यम हमारे पास आए, खासतौर से सोशल मीडिया के बारे में तो मेरा एक मानना ये है कि आप 1 महीना लाइक करते जाइए सोशल मीडिया पर, 1 महीने के बाद आप स्वतः लेखक बन जाएंगे। जी, क्योंकि सोशल मीडिया ने ये सिखा दिया है कि आपको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो कुछ कहना है आप अपने उपस्थिति उसी पर दर्ज करिए बस। तो मैं इसमें कम से कम मैं इससे सहमत हूँ। जी, सही बात है सर, सही बात है, सही बात है। आपको बहुत बहुत साधुवाद सर, आप बहुत मौलिक और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी जी, धन्यवाद सर प्रश्न करने के लिए। और कोई मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना सवाल या अपनी जिज्ञासा इस पटल पर रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सर मेरा प्रश्न है, मैं संदीप कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ गोंडा से। स्वागत है सर, बताइए। सर मेरा ये मानना है कि कोरोना जैसी आपदा पाठकों को साहित्य से जोड़ने का या इसी तरह के उपन्यास से जोड़ने का क्या अवसर प्रदान नहीं किया था? देखिए ऐसा है कि मैं हाँ आगे बस ये सर कि आपका इसमें क्या विचार? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ ठीक है कि देखिए कोरोना एक ऐसा समय था कि जिसमें कि बहुत सारी हलचल गतिविधियां लगभग खत्म हो गई। साल भर से मैं जानता हूँ एक लेखक के रूप में कि मुझे भी बहुत छटपटाहट इसलिए होने लगी कि मैं उससे पहले पिछले वर्ष से पहले साल में लगभग 10-12 जगह कॉलेज बुलाते थे, विश्वविद्यालय बुलाते थे, तो एक ताजगी बनी रहती थी। लेकिन कोरोना के चलते क्या हुआ कि संपर्क आपका लगभग सब चीजों से हट गया। लेकिन ये भी है कि कई बार होता क्या है कि इस तरह की जब स्थितियां आती वो अवसर भी कुछ नए विकल्प भी पैदा करते। ये शायद इसी कोरोना की देन है कि जो आज हम वर्चुअल जो बातचीत कर रहे हैं, मिल बैठ के आप सवाल कर रहे, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो ये भी शायद इस कोरोना की ही देन है। लेकिन इसकी आड़ में अगर किसी चीज को पूरी तरह से उसका विकल्प बना देना, मैं समझता हूं कि ये भी उसका एक खतरनाक पहलू है। जैसे कि आप सब लोग अध्ययन से जुड़े हुए हैं और पिछले साल से जिस तरह से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई, और मेरा ये मानना है ये ऑनलाइन कक्षाओं का चलाने का ये दरअसल एक एक्सपेरिमेंट किया गया सरकार की तरफ से। जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें की कोई लेबोरेटरी जिसमें प्रयोगशाला इन्वॉल्व नहीं है, सरकार ये चाहती है कि इनकी शिक्षा ऑनलाइन ही प्रदान की जाए। मोटी मोटी तनख्वाहों के लिए अध्यापकों को ना रखा जाए, और उसमें काफी हद तक ये षड्यंत्र काफी हद तक सफल भी रहा है। आपने देखा कोई पूरे वर्ष में कोई सेमिनार नहीं हुआ। आप ये बताइए कि अगर आप कॉलेज से जुड़े हुए, विश्वविद्यालय से, आप मैनेजमेंट से कहीं का आज हम एक सेमिनार करना चाहते हैं, फला लेखक को बुलाने चाहते हैं, तो आपका मैनेजमेंट तुरंत कहेगा कि क्या जरूरत है बुलाने की, आप ऑनलाइन करिए ना, आप वर्चुअल करिए। आप वैसे भी तो आप अभी करते रहे ना, क्योंकि उसमें पैसा भी बचता है, समय भी बचता है। तो इस तरह से ये चीज जो है, मैं समझता हूं कि कोरोना ने कई सारी चीजें हमें बहुत सारे, यानी देखिए कोरोना ने बहुत सारी चीजें सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारी कहना चाहिए उथल पुथल पैदा की है। मेरा ये मानना है कि कोरोना ने सबसे बड़ा तो हमारे जो एक निम्न वर्ग जो वर्गीय समाज है उसका शहरों से एक तरह से मोहभंग भी उसने खत्म किया है।
यानी लोगों को ये लगने लगा कि शहर में आना, आप अपनी जीवन शैली को आप कुछ नहीं बना सकते, सिर्फ आप जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कभी मौका मिला तो इस पर भी हम कुछ मैं करने की सोचूंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर मेरा भी एक प्रश्न है। जी जैसे कि आप 9 उपन्यास लिखे हैं और बहुत सी कहानियों की रचनाएं आपने की है, कविताओं की भी रचना की है, और आपकी जो रचनाओं में जो पात्र होते हैं, पात्र जिसकी काल्पनिक होते हैं या अपने इर्द गिर्द होते हैं, या जिसकी अपनी आसपास के जो संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, या जिसके समाज में जो रहते हैं, उनको ही उस उपन्यास के या जो कहानी उनके पात्र बनाते हैं। तो इसके बारे में मेरा एक प्रश्न है। देखिए, ये दरअसल आपके कथानक पर निर्भर करता है कि आप अपने उपन्यास का क्या विषय और कथानक चुनते हैं। उसी के अनुरूप आप पात्रों का चयन करते हैं, और जब आप पात्रों का चयन करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मैं समझता हूं कि साहित्य में एक शब्द होता है परकाया प्रवेश। कि अगर मान लीजिए एक पुरुष, अगर वह स्त्री पात्र की को लाता है और उसकी संवेदना वेदना को व्यक्त करता है, तो मैं समझता हूं उसको उस संवेदनाओं से या उस स्त्री पीड़ा से, मैं समझता हूं बहुत शिद्दत के साथ उसको महसूस करना जरूरी है। जब तक एक लेखक महसूस नहीं करेगा, वो नहीं लिख पाएगा। हालांकि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिसको कि एक शब्द कहा जाता है सहानुभूति स्वानुभूति। स्वानुभूति, ये सहानुभूति तो ये है कि आप एक गरीब कुचला आदमी है, वंचित है, आपने उसको देखा, उसकी पीड़ा को व्यक्त कर दिया। और स्वानुभूति वो कि अगर आप ज्यादा है, आपने उस पीड़ा को भोगा है, तो आप उसको बहुत शिद्दत के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं या आपने एक पात्र के माध्यम से कुछ दुखों को, कुछ कष्टों को, कुछ पीड़ाओं को अगर नहीं भोगा है, तो मैं समझता हूं कि एक हद तक, अब मैं ईमानदारी की तो बात नहीं कहूंगा, वो वेदना या वो पीड़ा उस तरह से व्यक्त नहीं हो पाती है। ये मैं इसको मानता हूं। लेकिन जहां तक पात्रों का सवाल है, कि पहले तो मैंने ये कहा कि कथानक पर निर्भर करता है। दूसरा ये है कि पात्र ज्यादातर लेखक उन्हीं को चुनता है जिनके बीच में वो रहता है। मान लीजिए जैसे मेरा एक हलाल उपन्यास है, अब उसकी पृष्ठभूमि मेवात है और मेवात के ही पात्र हैं, जबकि मजे, और उस उपन्यास को पढ़ के ऐसा लगेगा कि जैसे हलाला जैसी रस्म सिर्फ मेवात में ही प्रचलन में है, जबकि ऐसा नहीं, मेवात में प्रचलन में भी नहीं है। मैंने उस पृष्ठभूमि को, वहां के पात्रों को का चयन इसलिए किया कि मैं उस पृष्ठभूमि के बहाने, क्योंकि मैं उस समाज को जानता हूं, और उस समाज के बहाने मैं अपनी बात को और वहां के पात्रों को के माध्यम से जो लेख की अभिव्यक्ति है उसको बहुत बेहतर ढंग से संप्रेषित कर सकता हूं। अगर मैं इसी उपन्यास को मेवात की पृष्ठभूमि ना बनाकर लखनऊ की पृष्ठभूमि बना देता, पुरानी दिल्ली की बना देता, तो शायद उसमें वो ताजगी नहीं रहती। क्योंकि आप जैसे पात्रों को चयन करते हैं, उनके संवाद भी आपको उसी वातावरण के अनुकूल आपको रखने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लेखक जो काम करता है वो स्मृतियों, अनुभूतियों, अनुभवों सबको मिलाकर अपने रचना कौशल से वो प्रामाणिक और कहना चाहिए कि विश्वसनीय बनाने का प्रयास करता है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई मित्र? सर एक मेरा भी सवाल है। मैं रचना हूँ दक्षिण भारत के बेंगलुरु शहर से।
तो सर मैं एक शिक्षिका हूँ जो हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। यहाँ पर मैं देखती हूँ अंग्रेजी एक मातृभाषा जैसी हो गई है, और यदि हम यहाँ पर हिंदी साहित्य का परिचय कराना चाहें अपने छात्रों को, हिंदी साहित्य से परिचित कराना चाहें यदि उन्हें, तो जो उपलब्ध साहित्य है उस आयु विशेष वर्ग के लिए वह या तो अनुपलब्ध है या बहुत ही कम या फिर हमारी जानकारी के परे है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों से मेरा यह अनुरोध है कि यदि आप जानते हैं तो बात बताएं ऐसे पटल पर, और सर आप यदि इस पर प्रकाश डाल सकें तो, कि ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे साहित्यकार उस आयु वर्ग के लिए लिखते हैं। ज्यादातर आपको मिलेंगी कविताएं, छोटी कहानियां, दादी नानी की कहानियां, जिसमें उसमें उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है उस आयु विशेष के लिए, या तो बहुत छोटे बच्चों के लिए या तो परिपक्व पाठक के लिए। जी 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 जी, जी। देखिए आपका कहना बहुत सही है, और हिंदी में पता नहीं ये कोई ग्रंथि है या कुछ किस तरह की परंपरा सी है कि हमारे यहाँ बाल लेखन और किशोर लेखन को दरअसल जो लेखक की श्रेणी में जिसको रखा जाना चाहिए उसमें नहीं रखा जाता है, जबकि मेरा ये मानना है कि इन दोनों वर्गों के लिए लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। यानी आप ये सोचिए कि किशोर वय की जो किशोरावस्था का जो पाठक है उसके लिए लिखने के लिए इतने आसान काम नहीं होता है। दूसरी बात हमारे यहाँ क्या है कि अब देखिए जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद ने जैसे ईदगाह कहानी है उनकी, ऐसे मैं यानी एक उदाहरण दिया है कि जैसे वो ईदगाह कहानी, अब वो कहानी आप ये देखिए कि वो बच्चों के लिए भी है, किशोरावस्था के बच्चों के लिए, बड़े भाई साहब जैसी कहानी है उनकी, तो ये बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई इस तरह का प्रयास क्या हो किसी लेखक ने, मैं समझता हूं कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह भी है कि यह तय कर पाना किसी लेखक के लिए बहुत मुश्किल है। वो विषय ये तो सोच सकता कि मुझे स्त्री विषय को केंद्र में रखना है, पुरुष को रखना है, लेकिन उम्र के हिसाब से जब वो लिखने का प्रयास करता है तो उसका सीधा सीधा जो वर्गीकरण होता है ये तो बाल साहित्य होता है या साहित्य होता है। तो इस चक्कर में होता क्या है कि ये जो बीच का वर्ग है वो छूट जाता है। मुझे इसका एक कारण मैडम ये भी लगता है, मुझे कारण ये भी लगता है कि जो पुराने किस्म का लेखन था, जो हमारे पुराने लेखकों ने किया, मुझे लग रहा है कि उस वक्त की जो स्थितियां थी यानी शिक्षा के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, वो बहुत ज्यादा परिपक्व थी। यानी मैं ये कहूं ईमानदारी की बात कि जब हम 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते तो हमारी भाषा बहुत अच्छी थी हिंदी। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े, हमने कोई उससे नहीं है। और आज हालत ये है कि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जब शोधार्थी आते हैं, आप यकीन नहीं करोगे मैडम कि भाषा को लेकर, शिक्षा को लेकर, खासकर हिंदी को लेकर हमारे यहाँ जो दरिद्रता देखने में आती है, यानी एमफिल पीएचडी के बच्चे हैं वो एक पैरा शुद्ध नहीं लिख सकते। हमारे पास ऐसे ऐसे शोधार्थी आते हैं मैडम मेरे पास जो ये कहते हैं कि सर आप मुझे सिनॉप्सिस लिखवा दीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि ये काम मेरा नहीं है, मैं और ना मेरा अनुशासन में अध्यापन, मैं कभी, अच्छा मैंने नौकरी भी, मैं अध्यापक नहीं रहा हूं आपकी तरह, मेरा अनुशासन बिल्कुल अलग से रहा है ना। तो मैं कहता हूं मैंने कि भाई मैं लेखक हूं, आप मुझसे जो मदद मांगते हो मैं आपको दे सकता हूं। अगर आप ये चाहो कि आपके सिनॉप्सिस तैयार मैं करूं, हाँ मैंने कि मैं एक मामले में थोड़ी उदारता ही बरतता हूं मैडम कि अगर कोई मुझसे कहता है तो यानी तो मैं उनको पूरा समय देता हूं, है ना, मैं उनको पूरा समय देता हूं। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या हुआ कि एक शोधार्थी ने एमफिल किया मुझसे, तो शायद पता किसी उपन्यास पर कर, मुझे ध्यान नहीं आता, तो वो मुझसे बात करती थी, शायद रेत पर कर रही थी, तो मैं उसको जो मेरी समझ थी मैं उसको बताता, तो आधे पौने घंटे बेचारी बात करती और उसका एमफिल हो गया और वो बहुत खुश कि मेरा एमफिल हो गया है,
मैं सर पीएचडी भी आपसे ही करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया। जब उनका गाइड तय हुआ तो गाइड ने ये कहा कि जो मैं विषय दूंगा आपको उस पर करना होगा, और मन मारकर उस शोधार्थी ने, हमारे यहाँ बहुत सारे शोधार्थी विषय हैं, वो बेचारे अपनी इच्छा से तो विषय भी नहीं लेते, जो गुरुजी उनको बताते हैं वो उसी तरह का विषय लेते हैं, और फिर आगे जाकर उनको दिक्कत होगी। तो आपने जिस तरह से, दूसरी बात अंग्रेजी की बात करी कि हर आदमी अंग्रेजी, देखिए ये कुल मिला के ये जो भाषा का खेल है और अंग्रेजी का खेल है, देखिए हमें इस सच्चाई से तो बिल्कुल नहीं आंख मूंदनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषा वैश्विक भाषा है और वह रोजगार की भाषा है। हमारे यहाँ हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं दरअसल अभी तक रोजगार से नहीं जुड़ पाई। तो इसके चलते ये हुआ है कि जो हिंदी या भारतीय भाषाओं के प्रति जो उपेक्षा का रवैया है, वो इस कारण भी, दूसरे हमारा जो अध्यापक वर्ग है, मैं जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास इस तरह के विद्यार्थी आते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि अगर एक प्रोफेसर या गाइड अपने विद्यार्थी को उसको सिनॉप्सिस नहीं तैयार करा सकता और उसके लिए अगर मान चैप्टराइजेशन नहीं करा सकता, भाई गाइड ही करने का तो काम है, बाकी का तो काम उसको शोधार्थी। बल्कि ज्यादातर हमारे यहाँ जो अध्यापक गण है, जो शोध निर्देशक हैं, वो सीधा कहते हैं आप लेखक से जाकर बात करिए, क्योंकि उन्हें पता जो भी कुछ मिल जाएगा सब लेखक तैयार करके रखता है बेचारा। हिंदी का लेखक इस मामले में बहुत उदार, कहना चाहिए कि बहुत ही शरीफ आदमी है कि उसके पास आपको उसके विषय संबंधी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए ये भी है कि ये सारा भाषा का जो खेल है, ये दरअसल देखिए अंग्रेजी वैश्विक भाषा में तो अभी भी मानता हूं, और उसके चलते हमारे यहाँ एक ऐसी कुंठा पैदा हो गई मध्य वर्ग में कि उनको लगता है कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए हम अपने बच्चों को नर्सरी में अंग्रेजी सिखाते हैं, उसका नतीजा ये होता है ना उनको अंग्रेजी ही आती है कायदे से, ना उनको अपनी ही भाषा आती है। तो वो ना हिंदू रहते हैं एक तरह से, एक मुहावरे की तरह, ना वो मुसलमान ही रहते हैं। सही बात है सर, सही बात है। और कोई मित्र अपना विचार रखना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं? हाँ सर नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। सर मेरा प्रश्न ये है कि एक तो आपके कान्हा पहाड़ के जो पात्र हैं बहुत ही जीवंत पात्र हैं, मैंने उसका कुछ अंश ही कभी पढ़ा था जब प्रकाशित हुआ था, तो उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने मुझे जहां तक जानकारी गद्य में ज्यादा लिखा है, कुछ कविताएं लिखी हैं, तो आप इन गद्य पद्य में अभिव्यक्ति के किस माध्यम को सशक्त मानते हैं, और कुछ जो नए रचनाकार हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी नहीं, आपका बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले जैसे बताया कि मेरी शुरुआत कविताओं से हुई, मेरे कविता संग्रह भी है, दोपहर चुप है, कुछ कविताएं और भी है। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि मैं कविता को फाइन आर्ट्स की एक विधा मानता हूं। यानी कविता को हम जितना आसान समझते हैं, कविता उतनी आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे ये कई बार ऐसा होता है कि जैसा आप लिखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक विधा हो सकता है कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो आप कविता के माध्यम से नहीं कह पाते, तो उसके लिए आप अपनी बात को कहने के लिए आप माध्यम चुनते हैं कहानी। फिर आपको लगता है कि अगर आपके पास अनुभव क्षेत्र ज्यादा है तो फिर आप उसके लिए उपन्यास को चुनते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि मैं अगर अपने आप को बेहतर ढंग से अगर अभिव्यक्त कर पाता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कविता विधा खराब है, मैं उसकी बात नहीं करूं। मैं ये मानता हूं कि मुझे शायद ये लगता है कि मैं जिस तरह का मेरा लेखन है या मैं जिस तरह का अपना आप को अभिव्यक्त कर पाता हूं, उसके लिए ये करना चाहिए व्यक्त करने से, उसके लिए मुझे गद्य जो विधा है वो ज्यादा मुझे लगता है कि उसमें मुझे ज्यादा गुंजाइश होती है अपनी बात कहने के लिए, और उसमें कल्पनाशीलता का भी मुझे लगता है
कि गद्य में और खासतौर से उपन्यास और कहानी में अगर लेखक कल्पनाशील है तो मैं समझता हूं उसके लिए तो इस विधा में कहना चाहिए कि इतनी छूट होती है कि वो चाहे तो शब्दों से जैसा चाहे वैसा चाहे उसके साथ खिलंदरापन कर सकता है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं किसी विधा का विरोधी नहीं हूं। मैं कविता, ऐसा है कि कविता में मुझे अच्छी लगती है, मैंने कविता में शुरू और अच्छी पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छपी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये लगा कि जब मेरी कहानियां छपने लगी और जब उपन्यास आया तो उपन्यास आने के बाद मुझे एक चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं अपने आप को, अपनी कुछ बात को अभिव्यक्त करने का लिए अगर मेरे लिए अगर उचित मंच है तो वो उपन्यास है। तो मैंने फिर क्या किया कि फिर मैं दूसरी विधाओं में हाथ आजमाने के लिए के बजाय मैंने फिर उपन्यास को ही चुना। क्योंकि देखिए, लेखक तो हमारे यहाँ हर आदमी बन जाता है, लेखक तो हर व्यक्ति है, लेकिन वो किस विधा का लेखक है, यानी उसकी पहचान किस रूप में, कवि के रूप में है, कहानीकार के रूप में, कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में क्या है। तो मैंने इस मोह को छोड़कर कि मैं सारी विधाओं में हाथ पैर मारूं, मैंने सिर्फ अपने आप को उपन्यास पर केंद्रित किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज कम से कम मुझे एक उपन्यासकार के रूप में ही पहचाना जाता है। तो कम से कम मैंने अपनी पहचान, अच्छी या बुरी जो भी है, आज मेरी पहचान कवि के रूप में नहीं है, कहानीकार के रूप में भी नहीं है, मेरी पहचान कथाकार के रूप में है, जिसने की कहानियां भी लिखी और उपन्यासकार के रूप में। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं अपने मुंह से कह सकता हूं कि अगर कोई सबसे सक्रिय लेखक है, सक्रिय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जिसमें की निरंतरता है, तो वो भगवान दास मोरवाल है। मैं अपने मुंह से ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र कुछ पूछना चाहते हैं? समय तो बहुत हो गया है, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हाँ कहिए, कहिए जी वासिम जी बोलिए। हाँ कहिए। हाँ सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी बदौलत हम भगवान दास मोरवाल जी को सुन रहे हैं। हाँ धन्यवाद। मोरवाल जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। रेत उपन्यास के अंदर जो वैद्य जी जो पात्र है, बस उसके बारे में आपसे सुनना। मैं तो नहीं हूँ, आप सीधा से कहिए, जो रेत का जो वैद्य है घनश्याम कृष्ण उर्फ बीजू, कहीं भगवान दास मोरवाल तो नहीं? आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? क्या बोले? आप यही पूछना चाह रहे हैं कि जो रेत का जो पात्र है घनश्याम कृष्ण उर्फ वैद्य जी, अच्छा, वह कहीं भगवान दास मोरवाल ही तो नहीं है? नहीं, आपसे सुनना चाहता हूं मैं बस। देखिए ऐसा है, वो मैं बताऊंगा ही। ऐसा है कि यही सवाल एक बार मुझसे राजेंद्र यादव जी ने कहा, कहने लगे कि साला ये बताओ कि ये दूसरी टाउन में बात, कि साला ये बताओ कि ये वैद्य जी कौन है? तो हम उनको ताऊ जी कहते थे। मैंने कहा ताऊ जी बात रहे और क्या है? कहने लगे नहीं, ये तुम ही हो, साले तुम ही हो ये। तो बहुत सारे लोगों को ये मानते हैं कि उसमें जो वैद्य है, जो कि सूत्रधार की भूमिका में है पूरे उपन्यास में, तो समझते हैं कि शायद लेखक, देखिए यही एक लेखक की एक कहना चाहिए, यही उसका रचनात्मक कौशल है कि अगर एक पाठक अगर किसी रचना में के पात्रों में अगर वो किसी व्यक्ति विशेष की छवि देखता है, तो मैं समझता हूं यह उस लेखक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ऐसा लेखक नहीं सोचता है, लेखक छवि नहीं बनाता है, लेखक एक पात्र का निर्माण करता है। उस पात्र में उस तरह के पात्रों के बहुत सारे गुण या कहिए खासियत कहिए, वो उसमें समावेश करता है। मान लीजिए, जैसे मैं एक मोटा सा उदाहरण दूं कि फिल्म में जब हम देखते हैं तो उसमें नायक और खलनायक दो चीज होती है।
तो नायक जो होता है, नायक में जितने भी भले मानुष के जितने भी गुण हैं, अच्छे व्यक्ति के जितने भी संस्कार हैं, गुण हैं, वो सब नायक में भरे होते हैं। और खलनायक में जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी खुराफात हैं, जितने भी बुराइयां हैं, वो सब के सब, यानी एक खलनायक में जितने दुर्गुण हम देखते हैं, वो दरअसल एक व्यक्ति के नहीं हो ही नहीं सकते इतने सारे दुर्गुण। वो कम से कम 50 लोगों के दुर्गुण एक में समावेशित किए जाते हैं। तो यही काम लेखक भी करता है अपने पात्रों के माध्यम से, कि अगर वैद्य जी में आपको ये लगा कि ये कहीं लेखक ही तो नहीं, आपने सवाल पूछा तो मैं तो पहले कह दिया कि आप कहां जा रहे हैं आप, है ना? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो ये अच्छी बात है। बल्कि इस उपन्यास में कुछ लोगों ने 6 से लेकर 8 तक के ऐसे बिंदु, ऐसी घटनाएं चिन्हित की कि इसमें यह कहा गया कि यहां लेखक चाहता तो यहां यौन संबंधों का खुलेआम वर्णन कर सकता था, लेकिन उसमें कहीं ऐसा नहीं। बल्कि राजेंद्र यादव जी ने तो एक बार कहा कि साला जैसे कुछ लगता है कुछ होगा, तुम पतली गली से चुपचाप निकल जाते। मेरी मंशा वो नहीं थी वासिम जी, मेरी मंशा कोई उस तरह का पैदा करना नहीं था। मेरा काम था एक सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि से उस पर काम करना। अगर मैं वैसा करता कि जैसे लोग सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं, ये पोर्नोग्राफिक उपन्यास होता है। और उस पर आज आप उस तरह से चर्चा नहीं करते जैसे आज आप कर रहे हैं। तो लेखक मैं, यानी कम से कम मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि इन सारे पक्षों और इन सारे मुद्दों पर, ऐसा नहीं कि जब मैंने रेत लिखा होगा तो इस तरह के विषयों पर केंद्रित मैंने उपन्यासों को नहीं पढ़ा। तो लेखक इसीलिए कहा जाता है ना कि लिखने से पहले व्यक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना ही अच्छा लेखक बन पाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वही सवाल कर दिया जिससे कि अक्सर अपेक्षा थी। नहीं, आपका एक ही उपन्यास पढ़ने के लिए मिला था, रेत, और उसी से बहुत प्रभावित हुआ था। और ये बहुत बहुत आपकी जरूर नवाजी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सवाल बहुत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद। और कोई मित्र कुछ पूछना चाहते हैं या इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी जो है उनसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में धन्यवाद समर्पित करें। तिवारी जी। धन्यवाद सबसे पहले आपको इस सुंदर संचालन के लिए। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस 29वें व्याख्यान में आदरणीय भगवान दास मोरवाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना कीमती समय निकालकर अपनी लेखन यात्रा पर बहुत तफसील से, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने ढेर सारी बातें बताईं जो एक महत्वपूर्ण अभिलेख होंगी भविष्य के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है कल, और संयोग से आज का ये जो शनिवार है उसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए जो भी प्रतिभागी मित्र हैं, मैं सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके ये संरक्षकत्व में ये गंगा कावेरी व्याख्यानमाला निरंतर गतिमान है। इसी क्रम में हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनकी संकल्पना के मुताबिक यह
गंगा कावेरी व्याख्यान माला आगे बढ़ रही है, अग्रगमन कर रही है। और हमारे मित्र जो सभी संचालन कर रहे थे, डॉक्टर ए मंजूनाथ जी, जो पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, जिनके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर पा रहे हैं, उनके प्रति भी धन्यवाद औपचारिकता ही होगी। फिर भी औपचारिक रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में देश के अलग अलग हिस्से से जुड़े हुए जो विद्वज्जन हैं, जो शोधार्थी बंधु हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ढेर सारे लोग, ढेर सारे विद्वज्जन जो अलग अलग जगहों से जुड़े और इस कार्यक्रम को निरंतर वो सफल बना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के जो शिक्षक बंधु हैं, जिसमें अभी डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर ने जो प्रश्न पूछा, जो बीएड विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर दमयंती तिवारी मैडम जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी क्रम में जो ढेर सारे लोग जिनका नाम मैं सबका गिना नहीं सकता हूं, मैं सबके प्रति विनयावनत हूं, बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं देख रहा हूं डॉक्टर सिंधु टीआई जी केरल से जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और अभी जिन प्रतिभागी मित्रों ने, रचना मिश्रा जी ने अभी बेंगलुरु से प्रश्न पूछा, रेखा श्रीवास्तव जी अमेठी में हैं और वो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं वहाँ, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। वो निरंतर हमारे कार्यक्रम से जुड़कर हमारा उत्साहवर्धन करती हैं। और मनोज श्रीवास्तव देखिए दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अभी हमारे एक प्रोग्राम में उन्होंने पूरा समय दिया। डॉक्टर निर्मला जैन मैडम के यहाँ गए और उन्होंने पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न कराने का प्रयत्न किया। तो सभी के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी लोग, जो भी शोधार्थी बंधु, जो भी विद्यार्थी कार्यक्रम से जुड़े हैं और वो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में और प्रथमतः और अंततः आज के जो वक्ता, वरिष्ठ कथाकार श्री भगवान दास मोरवाल जी, जिनकी लेखनी निरंतर गतिमान रहे, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं। और उन्होंने बहुत मूल्यवान समय देकर हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार किया और अपनी लेखन यात्रा पर उन्होंने चर्चा की। अभी उनका जो नवीनतम उपन्यास आया है खानजादा, उस खानजादा उपन्यास के लिए हम उन्हें बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और उनकी लेखनी निरंतर गतिमान रहे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद देने के लिए आपको भी मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद इस पटल पर मैं व्यक्त करना चाहता हूं।